देखिए चैप्टर का नाम है सर हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। आज ही आने वाला है ना। आज ही आएगा सर हम जॉब रिजल्ट के लिए बोलते सुनिए हमको ऐसे देखते दिखा रहे हैं। ऐसे तो इतना क्यों, इतना मतलब कुछ ज्यादा प्रेशर के साथ बोल दिया आज रिजल्ट में। क्योंकि हम जानते हैं कि तो देखिए हमारा चैप्टर क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, जैसे इंडिया में जो इनकम जो है, सोर्स ऑफ इनकम जैसे बताए थे आपको कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिसमें पहला हेड क्या था आपका, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपका फर्स्ट हेड ऑफ इनकम था। जो सेकेंड हेड्स ऑफ इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि वैसा हाउस प्रॉपर्टी जो जिससे हमारा रेंटल इनकम आता है। मतलब कि मान लो कि हम घर को बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, घर को किस चीज के लिए यूज करते हैं, बिजनेस के लिए, तो वहां से इनकम वगैरह जनरेट नहीं होगा। लेकिन हम घर को रेंट पे लगाते हैं, घर को, जैसे मान लो कि ये घर है, ये मेरा है और हम किसी को लगा दिए रेंट पे, और वो पर्सन उसमें रह रहा है कि बिजनेस कर रहा है, उससे मतलब नहीं है, मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। तो हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा वो कौन सा इनकम होगा, रेंटल इनकम होगा। कौन सा इनकम होगा बेटा, रेंटल इनकम होगा। और जब रेंटल इनकम होगा तो रेंटल इनकम जो भी हो रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। अब हमारा जो रेंटल इनकम होता है तो होता क्या है कि हम बहुत सारे एक्सपेंस इनकर्ड करते पेंटिंग सेंटिंग रिपेयर मेंटेनेंस जो भी है, तो जनरली रेंटल इनकम से हम एक्सपेंस को माइनस नहीं करते हैं टैक्स निकालने के लिए। सीधा होता क्या है कि जो भी मेरा रेंटल इनकम जो बनेगा, जिसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं, ठीक है, उसमें से हमको डिडक्शन मिलेगा, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। आप 20% खर्च करिए, 40% खर्च करिए, जो भी खर्च करिए मतलब नहीं है, जो भी मेरा इनकम बना, ठीक है, उसका हम 30% क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल किसके हाथ में होगा, जो उस घर का एक्चुअल ओनर होगा। अब हाउस प्रॉपर्टी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो हमने लेट आउट कर दिया। लेट आउट का मतलब होता है जो घर हमने किराए पे लगा दिया है उसको बोलते हैं लेट आउट। जैसे घर पे कभी कभी देखते हैं टू लेट लिखा रहता है। टू लेट मतलब किराए के लिए, खाली है अभी। जैसे ये घर किराए पे लग जाता है तो ये घर अब टू लेट तो नहीं जाएगा, अब ये घर क्या हो जाएगा, लेट आउट हो जाएगा। तो लेट आउट का मतलब हुआ कि जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किराए पे लगा हुआ है और किराएदार हमको किराया दे रहा है। एक होता है जो घर पे हम जिस घर में हम रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसको कहते हैं, मतलब कि हमारा घर है, उस घर में हम रहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक ओनर के पास मान लो 5 घर है तो 5 घर में वो नहीं रहेगा, 5 घर में नहीं रहेगा, एक ही घर में रहेगा ना। तो कहीं ना कहीं डीम्ड, जो घर में वो नहीं रह रहा है उसको डीम्ड टू बी लेट आउट मान दिया जाएगा। डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब लेट आउट मानना पड़ेगा। जो घर लेट आउट है उस पे हम लोग क्या करते हैं, एक एनुअल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एनुअल वैल्यू। और इसका एक कंडीशन होता है कि हम एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे वो बोलते हैं जीएवी कहते हैं। जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसके निकालने के कंडीशन तरीके होते हैं। इसलिए हम 4 प्रकार के रेंट को लेते हैं। एक होता है आपका फेयर रेंट, क्या होता है, फेयर रेंट। और एक होता है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जैसे नगर निगम में आता है, तो यहाँ पर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार एक रेट पर प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ का रेट ये बनना चाहिए, तो म्युनिसिपल वैल्यू उसको बोलते हैं। फेयर रेंट जो मार्केट में क्या रेंट है उसके साथ जो लगता है वो, इस दोनों में जो हायर होगा उसको हम मानेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या मानेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से करते हैं। किससे करते हैं कंपेयर, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर। और स्टैंडर्ड रेंट से जब कंपेयर करेंगे तो इसमें जो लोअर होगा, जैसे मान लो कि फेयर रेंट है
10,000, म्यूचुअल वैल्यू है 12,000, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा 12,000। लेकिन सपोज करिए कि स्टैंडर्ड रेंट मेरा 11,000 है, तो 12,000 और 11,000 लोअर कौन होगा, तो ये बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट 2। ये एक्सपेक्टेड रेंट 1 था 12,000 और 11,000 क्या बनेगा एक्सपेक्टेड रेंट 2। फिर इसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। किससे करते हैं, एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट, दोनों में अंतर होता है। एनुअल रेंट जो मेरा बन चुका है और एक्चुअल रेंट जो हमने रिसीव किया, अब मान लो कि एक्चुअल रेंट 13,000 आता है, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट 2 से आया है वो एक्सपेक्टेड रेंट 2 से आया वो और एक्चुअल रेंट जो इस दोनों में हायर होगा वही मेरा कहलाएगा जीएवी, जो कि हो गया मेरा 13,000। तो हम जो जीएवी निकाल रहे हैं, तो जीएवी किसका निकल रहा है, जीएवी उसका निकल रहा है जो घर हम लेट आउट किराए पे लगाए हुए हैं। लेकिन जो घर मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा उससे मुझे कोई रेंट तो मिलेगा नहीं। जिस घर में हम खुद रहते हैं उससे हमको रेंट मिलेगा नहीं, मिलेगा तो उस घर का जीएवी नील माना जाएगा। तो फिर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्यों निकालते हैं। जनरली जो घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान मालिक खुद उस मकान रहता है, तो वो मकान बनाने में सपोज करिए उसने लोन लिया, जैसे उसने होम लोन कहते हैं ना, होम लोन कहते हैं। अब होम लोन लिया तो होम लोन तो फ्री में नहीं मिलता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से जो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे तो उसमें क्या है ना कि हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका हम लोग को डिडक्शन मिलता है, यानी वो जो है कहीं ना कहीं हमको एक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है कि हम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं कोई दूसरे इनकम से वो हम सेट ऑफ कर लेंगे। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का जब भी हम निकालते हैं तो जनरली मेरा ये लॉस ही आता है, इनकम नहीं होता है। लेकिन जो अगर हम लेट आउट करेंगे उससे मेरा इनकम जनरली होता है। तो इसी यही सब कहानी को हमको पढ़ना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अब इसे कुछ कंडीशन देखिए, अभी लिखिएगा नहीं, अब इसे देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल होगा इसके कुछ कंडीशंस होने चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडीशंस। पहला कंडीशन एसएससी मतलब जिसका हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, मस्ट बी द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि मान लो मिस्टर एक्स का आईटीआर फाइल करते हैं, मिस्टर एक्स का, तो घर का मालिक मिस्टर एक्स होना चाहिए। तो घर का मालिक मिसेज एक्स है, तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका होगा, मिसेज एक्स का होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉपर्टी का मालिक एसएससी होना चाहिए। दूसरा, द प्रॉपर्टी यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन। आपका प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी पे आप अपना बिजनेस करते हैं तो उस प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, या कोई प्रोफेशन करते हैं तो कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा। लेकिन आपने घर किराए पे लगाया है और दूसरा आदमी बिजनेस करता है तो उससे हमको रेंट मिलेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। थर्ड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी टैक्सेबल अंडर द हैंड्स ऑफ द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लीगल ओनर कौन होता है, जिसका घर का जो कागज है, डॉक्यूमेंट है, उसके नाम से घर होना चाहिए, वही कहलाएगा घर का ओनर और उसी के हाथ में टैक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखिएगा लीगल ओनर हमेशा मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं हो सकता है। मेजर क्या, कितना एज क्या होना चाहिए, 18 साल या उससे अधिक। अब देखिए सेल्फ हाउस प्रॉपर्टी दो प्रकार के, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया और क्या हो गया आपका लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड हमने जस्ट बताया कि सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब उस घर में मकान मालिक खुद रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। द हाउस व्हिच इज यूज्ड बाय ओनर फॉर हिज ओन रेसिडेंस पर्पस, यानी मकान मालिक उस घर में अपने रहने के लिए रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेकेंड है द हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज अनऑक्यूपाइड। अनऑक्यूपाइड का मतलब जिसमें हम नहीं रह रहे, जैसे मान लो मेरा 2 फ्लैट है, एक बिल्डिंग में 2 फ्लैट है, एक फ्लैट में हम रह रहे हैं और एक फ्लैट हमारा खाली है तो उसको क्या बोलेंगे, अनऑक्यूपाइड। इज कंसीडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। अब वो घर खाली चल रहा है लेकिन बिल्डिंग है ना, हाउस प्रॉपर्टी अलग नहीं ना, जैसे 2 घर नहीं बोल रहे हैं, एक ही घर का 2 फ्लैट या एक घर में 4 कमरे हैं, हम 2 कमरे में रहते हैं, 2 कमरे में खाली चलता है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा हो रहा है तो जो घर का कुछ पोर्शन अगर खाली है तो वो भी क्या माना जाएगा,
सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है, कब माना जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड? जब उसमें आप रह रहे हैं। मान लो कि हमने घर किराए पे लगाया और एक दो फ्लैट है, एक फ्लैट में रह रहा है कोई किराएदार, एक फ्लैट, तो वो भी क्या माना जाएगा? लेट आउट माना जाएगा। अब लेट आउट प्रॉपर्टी समझिए। लेट आउट मतलब जो हमने किराए पे लगा रखा है। द हाउस विच इज रेंटेड फॉर कंप्लीट और पार्ट ऑफ द ईयर। पार्ट ऑफ द ईयर मतलब कि जैसे हमारा कौन सा असेसमेंट ईयर है अभी? अब प्रीवियस ईयर तो 22-23 में, मान लो जनवरी 23 से में आपने किराए पे लगाया, तो 22-23 में आ गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आएगा ना, तो वो भी क्या माना जाएगा? लेट आउट। एक महीना भी लगाया तो क्या माना जाएगा? लेट आउट। मान लीजिए 11 महीना हम रहे और हमको जॉब होता है, हम पूरा फैमिली से शिफ्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं दूसरे जगह, और हम वो घर को खाली ना छोड़ के किराए पे लगा के चले जाते हैं, तो एक महीने का उस प्रीवियस में हमको रेंट मिलेगा, तो वो भी लेट आउट मान लिया जाएगा। ठीक है, वही वो पार्ट ऑफ द ईयर कंसीडर्ड एज लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखिए डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड मतलब मानना ही पड़ेगा कि लेट आउट। देखिए, प्रॉपर्टी टिपिकली इंक्लूड्स दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ओनर। नॉट ऑक्यूपाइड मतलब जिसमें हम नहीं रह रहे हैं। ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, अब मालिक मेरा कहीं नौकरी है, मेरा घर मुजफ्फरपुर में है, हमारा जॉब मुंबई में है, बिजनेस और अदर रीजन। इन दिस केस नोशनल रेंटल इनकम। नोशनल रेंटल इनकम का मतलब क्या हुआ कि हमारा घर खाली है, हम मुंबई में रहते हैं, तो एक्चुअल रेंट आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हमने बताया अभी जस्ट कि जीएबी निकालने के 4 तरीके हैं, 4 कंडीशन है। फेयर रेंट तो बनेगा ही बनेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू तो बनेगा ही बनेगा, स्टैंडर्ड रेंट तो बनेगा ही बनेगा, ये तीनों तो बनेगा ही बनेगा। सिर्फ एक्चुअल रेंट नहीं बनेगा बिकॉज हमने लेट आउट नहीं किया। लेकिन अब ये मान लो कि मार्केट के अनुसार चल रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू, तो उसके अनुसार आप क्या मान लेंगे? उसको डीम्ड टू बी क्या मानेंगे? लेट आउट मानना पड़ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को बोलते हैं हम डीम्ड टू बी लेट आउट। तो ये क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर्टी टिपिकली इंक्लूड्स दैट आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एनी अदर रीजन। इन दिस केस नोशनल रेंटल इनकम इज कंसीडर्ड एज टैक्सेबल एंड डिडक्शन कैन बी क्लेम। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन या इंटरेस्ट वगैरह है उसको हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ चीज होता है जैसे कि घर को हम घर का हम क्या करवा रहे हैं? डेवलपमेंट करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। मालिक मेरा 2 तल्ला मकान है, हम 3रा तल्ला बना रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रॉपर्टी दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन एंड नॉट रेडी फॉर ऑक्यूपेशन, मतलब घर अभी निर्माण में है, आर ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर द टैक्सेबल पर्पस। अब ये क्यों होगा? बिकॉज अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे हम मान लो लोन वगैरह ले रखे हैं। क्या ले रखे हैं? लोन। तो लोन पे हम क्या चुका रहे हैं? इंटरेस्ट चुका रहे हैं। तो उसका आपको डिडक्शन के लिए हमको इसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक पहले थोड़ा सा नोट करिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो बनाए ऊपर कैसे लिखने की जरूरत है, सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं। चलिए यहां तक हो गया बेटा। अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ, हाँ लिख सकते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
चलिए अब देखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा नहीं। हमें सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने सीखने होंगे। जीएवी क्या होता है? एक जीएवी होता है, एक एनएवी होता है, नेट एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस और नेट में तुमको आपको डिफरेंस थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ घटाना पड़ेगा ग्रॉस से, तो क्या आएगा? नेट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो अभी अब सिखाए आपको, है ना। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का अगर निकालते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या हुआ? जिसमें मालिक रह रहा है। तो उसका अगर हम जीएवी बोले कि जीएवी कितना होगा, तो उसका जीएवी होगा नील। क्या होगा? नील होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर जीएवी पूछा जाए कि जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का क्या होता है, तो जीएवी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नील होता है। लेकिन अगर पूछे कि लेट आउट प्रॉपर्टी का जीएवी क्या होगा, तो उसका जीएवी हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम एक एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट 1, और ये कैसे निकलेगा, ये सब दिया रहेगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट को हम एफ आर लिखेंगे और म्युनिसिपल वैल्यू को एम बी। टैक्स देने जो म्युनिसिपल टैक्स देते हैं वो म्युनिसिपल वैल्यू पे ही देते हैं, जो परसेंटेज फिक्स रहता है। अब यहां पर एक डेटा है, दोनों डेटा है। यहां पर इस दोनों में जो हायर होगा, हायर, लोअर नहीं, हायर, ज्यादा, यही कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेंट 1। अब ये जीएवी नहीं है, हम जीएवी निकालने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें हमें डेटा में मिलते हैं। सर अगर दोनों नहीं रहे तो फिर आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो फेयर रेंट जो होगा वो लेंगे और म्युनिसिपल वैल्यू, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, दोनों क्या ना अलग अलग टाइप का रेंट है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अनुसार क्या वैल्यूएशन बन रहा है। जैसे मान लो कि इस बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है, तो सरकारी रेट ये है, मार्केट रेट ये है, एक्चुअल में ये भी कम, जमीन बिकता है ऐसे ना होता है। तो ये एक रेंट है और ये एक रेंट है, तो इस दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो इस दोनों में हायर होगा वही होगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड समझते हैं ना कि एक्सपेक्ट किया गया कि ये रेंट बनेगा। फिर ये जो एक्सपेक्टेड रेंट 1 है, इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। यानी ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है इसको हम कंपेयर किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। अब इस दोनों को कंपेयर करने के बाद इस दोनों में लोअर पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? लोअर। यानी लोअर, यानी अगर मान लो कि एक्सपेक्टेड रेट 1 लाख है और ये 90,000 है, तो ये कितना होगा? 90,000। ठीक है, ये 90,000, ये 1 लाख है, कितना होगा? यहाँ कितना लेंगे? ये 90,000, ये 1 लाख है, यहाँ कितना लेंगे? 90,000। लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोअर, दिस विल कॉल्ड एक्सपेक्टेड रेंट 2। अब यहां पर अभी एक और रेंट आएगा, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट। इस दोनों में फिर हम क्या पकड़ेंगे? हायर। और जो हायर होगा वही कहलाएगा ग्रॉस एनुअल
वैल्यू, GAV क्या कहलाएगा बेटा? GAV कहलाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV। अब यहां पर आपने देखा एक एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब हुआ रेंट रिसीव्ड बाय लैंडलॉर्ड फ्रॉम टेनेंट। टेनेंट मतलब किराएदार, आप लोग रेंटर बोलते हैं, रेंटर। लीजिए लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड समझते हैं? अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो कि ऐसा हो सकता है कि मेरा घर लेकिन जमीन मेरा नहीं, कैसे बोला? मेरा घर लेकिन जमीन मेरा नहीं। अपार्टमेंट हो सकता है, अपार्टमेंट वैसा ही होता है। अब एक ही जमीन पे अपार्टमेंट बन जाते हैं, उसमें बहुत सारे मालिक हो जाते हैं। अब बताइए कि आपका जमीन नहीं है लेकिन घर आपका है और आप किराए पर लगा दिए, तो रेंटल इनकम आपका होगा कि नहीं होगा? आधा होगा। पूरा होगा। सर पूरा जमीन, क्योंकि वो हम पूरा वो जमीन खुद पे भी आपने खरीद लिया, कुछ पार्ट 99 ईयर्स के होते हैं, है कि नहीं है? हाँ। तो जनरली क्या होता है कि अपार्टमेंट हमने अपार्टमेंट फ्लैट कर दिया, नोएडा में, गुड़गांव में, कहीं भी कर दिया, और वहां पर हमने रेंट पे लगा दिया, तो वो हमको रेंटल इनकम होगा। सब रेंट से भी रेंटल इनकम होता है। सब रेंट समझते हैं? एक टेनेंट वो किराए पे लगा दिया, जैसे मान लो कि हम पूरा बिल्डिंग ले लेते हैं, हाँ। तो मैं हुआ टेनेंट मेन, वो मेरा लैंडलॉर्ड हो गया, ये मेरा रेंटल एग्रीमेंट होगा, और हम इसका कुछ पार्ट दूसरे को लगा देते हैं, तो उससे रेंट हम लेंगे। तो कमीशन लेगा। हाँ, वो क्यों कमीशन लेगा? एग्रीमेंट बनवाइएगा इसके साथ। क्या बोले? सर एग्रीमेंट जिस हिसाब से। कमीशन देखो, हमको पूरा अब ऐसी तो होती है, मान लीजिए हम मॉल का पूरा लीज पर ले लेते हैं कोई चीज, और वो हम टुकड़ा टुकड़ा हम किसी को रेंट पे लगा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। चलिए छोड़िए। तो एक्चुअल रेंट क्या हुआ? जो रेंट आपने रिसीव किया लैंडलॉर्ड से। लेकिन एनुअल रेंट थोड़ा सा अंतर होता है। एनुअल रेंट क्या होगा? जो रेंट ड्यू हुआ एनुअली, मतलब इसमें कोई डिफरेंस हो सकता है, इसके बीच में डिफरेंस हो सकता है। कुछ रेंट हो सकता है नहीं रिसीव हुआ, तो उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। कितना मस्त जानना है इसमें। साइलेंट करो। हाँ, एंड अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या हुआ? जो नहीं रेंट which has not been realized or received। जब यहां पर हम फिगर लेंगे ना बेटा, ध्यान रखिएगा, और अगर एनुअल रेंट दिया हुआ है तो ये माइनस किया जाएगा। एनुअल रेंट से माइनस क्या करेंगे हम? अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देंगे। और अगर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हम इससे हम डेटा लेते हैं, उसको हम जीएबी निकालना सीखते हैं, ठीक है ना? नोट करिए। तो ऊपर का नोट किया है आप? कितना ऊपर करें? ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा, नीचे हो सब नीचे तो मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए। एक एग्जांपल करेंगे, छोटा सा एग्जांपल है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट जीएवी। जीएवी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू in following
सिचुएशंस, ठीक है। सिचुएशंस 1 2 3 यहां पर पार्टिकुलर्स फेयर रेंट है यहाँ पर 1,70,000 टैक्स। प्रिंसिपल वैल्यू 90,000 80,000 1,20,000 स्टैंडर्ड रेट 85,000 80,000 टैक्स। एक्चुअल रेट GAP। Oh, sorry. चलिए जी में निकल सकता है आपको? क्वेश्चन लिख लिया? हाँ, अब देखो GAP कैसे आएगा। पहले हम इस दोनों का कंपेयर करेंगे। इस दोनों में क्या लेंगे? हायर लेंगे। अब सिचुएशन में दोनों में हायर कौन है? 1,00,000। फिर इस दोनों में हायर 1,00,000 हुआ, उस 1,00,000 का कंपेरिजन इससे करेंगे। इसमें कौन होगा? लोअर। तो 1,00,000 और 85,000 क्या होगा? 85,000। अब उसको फिर कंपेयर किससे करेंगे? और एक्चुअल रेट से हायर देखिए, दोनों में हायर चेक करेंगे। तो यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर GAP कितना आएगा? 85,000 आ जाएगा। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ देखिए 70 और 80 में 80 में 80 हो जाएगा। और यहाँ 1,00,000 है, क्या होगा? 1,00,000 होगा। वेरी गुड। अब बताओ, यहाँ फेयर रेट नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में हायर 1,20,000 लोअर नहीं है, 1,20,000 और यहाँ कितना है? 1,00,000 कितना लेंगे? 1,20,000 1,20,000। GAP, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी हम NAV सीख लेते हैं। यहाँ तक हो गया ना? अब देखिए कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू।
computation of net annual value. NAV. अब देखो नेट एनुअल वैल्यू क्या हुआ हो? सर दोनों ज्यादा कर रही है। मैंने काम कुछ करब तो लिख रहे हैं, ये ना भी कुछ बोल रही थी। Net annual value is calculated after deducting सामने जो है ना इसको कोई अति शो में जाना चाहिए। आइए बाबा, नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट एंड म्युनिसिपल टैक्स फ्रॉम GAV। समझे? GAV से हम क्या घटाएंगे? अगर अनरियलाइज रेंट है तो वो माइनस करेंगे और म्युनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कौन सा म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड मतलब, अच्छा लॉर्ड मतलब क्या होता है? लैंडलॉर्ड है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड shall be deducted from GAV। किससे डिडक्ट होगा? GAV से। ठीक है, अब देखिए आगे चले तो हमारा GAV यहां आ जाएगा, मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेस क्या करेंगे? अगर अनरियलाइज्ड रेंट है तो माइनस कर दो, और क्या माइनस करो? म्युनिसिपल टैक्स भी माइनस करो। यहां जो रिजल्ट आएगा दिस विल कॉल्ड नेट हम स्पीड में है क्या? सर लग रहा है वीडियो 2x पे चलेगी। हाँ। जो तुम भाई हाथ से लिख रही है। सर समोसा खाने के दम पे है इसलिए is also called annual value। जैसे अगर पूछा कि एनुअल वैल्यू क्या होता है तो एनुअल वैल्यू को GAV नहीं कहिएगा। एनुअल वैल्यू को GAV नहीं कहिएगा। एनुअल वैल्यू क्या हुआ बेटा? नेट। अब GAV और NAV दोनों में अंतर है। जो म्युनिसिपल टैक्स को और जो रेंट रिसीव नहीं हुआ एवरेज को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? NAV। इसके बाद हम डिडक्शन माइनस करते हैं, जैसे घर का खर्च, जैसे गैस का रिपेयर, बिजली तिजली जो भी है वो NAV पे स्टैंडर्ड डिडक्शन करता है 30%। मतलब ये टैक्सेबल नहीं है, ये टैक्स, इस पे टैक्स नहीं देना है। इसके बाद भी डिडक्शन मिलेगा। तो अब अभी हम लोग दो चीज सीखे हैं, एक GAV सीखे हैं और एक क्या सीखे हैं? मेन है GAV कैलकुलेट करना। GAV की सिचुएशन देखना है कि हायर लोअर को कंपेयर करके निकालना है। देन आफ्टर म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कौन सा घटेगा बताइए? पेड बाय लैंडलॉर्ड। ये याद रखिएगा, सारा म्युनिसिपल टैक्स नहीं घटाएंगे। शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम GAV। कोई दिक्कत नहीं है।
म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट। टेनेंट मतलब किराएदार। टेनेंट, then it will not be deducted। डिडक्टेड कैसे निकला था क्या? डिडक्टेड, ठीक है, डिडक्टेड होंगे ना। रॉन्ग किससे? क्या समझे म्युनिसिपल टैक्स पर? हम क्या समझे? फिर म्युनिसिपल टैक्स कब घटेगा? जब लैंडलॉर्ड पे करेगा। किराएदार पे किया तो नहीं घटे। सिंपल सी बात हमने हिंदी में लिख सकते हैं कि समझ गए? समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में क्या हुआ? यहाँ मुंह पर टांग रही है, देख रही है, पढ़ेगी नहीं, समझी? लेट हो रहा है। 4 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो म्युनिसिपल टैक्स किसका दिया हुआ घटेगा? कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी निकालना है, जीएवी नहीं निकालना है। अच्छा, जीएवी एनएवी पहले क्या निकलेगा? जीएवी। फिर जीएवी लिखेंगे, उससे लेस करेंगे, तब क्या आएगा? एनएवी। एनुअल रेंट 12,000 है और म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? बताओ, इधर में क्या होगा? आप देखो, स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट नहीं है, दोनों है, तो हायर ही ना लेंगे। तो हायर लेंगे तो कितना आएगा? 12,000 रुपया जाएगा। अब यहाँ पर टैक्स नहीं है, तो जो जीएवी है वही क्या हो जाएगा? एनएवी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखिए, एनुअल रेंट 12,000, म्युनिसिपल वैल्यू 16,500। लोकल टैक्स ही म्युनिसिपल टैक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में हायर कौन हुआ? 16,500। ठीक है। यहाँ लोकल टैक्स किसने पेड किया नहीं पता है, तो हम डीम्ड मानेंगे कि लैंडलॉर्ड पे कर दिया। और ये कितना परसेंट है? तो म्युनिसिपल टैक्स किसका कैलकुलेट किया जाएगा? एनुअल रेंट पे कि म्युनिसिपल वैल्यू पे? म्युनिसिपल वैल्यू पे किया जाएगा, ठीक है ना। तो 16,500 10%, 1650। और जीएवी कितना था? 16,500। तो पहले आप क्या लिखिएगा? जीएवी। तो जीएवी लिखिएगा 16,500 लेस म्युनिसिपल। लोकल टैक्स लिख सकते हैं लेस म्युनिसिपल वैल्यू को ही जीएवी मानेंगे। हायर सॉरी। कंपेयर। यहाँ म्युनिसिपल वैल्यू कितना था? 10,000। और एनुअल रेट कितना था? यहाँ जीएवी क्या माने हैं? तो एनुअल रेट माने ना। और यहाँ पर म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 16,000। एनुअल रेट। यहाँ जीएवी क्या हो गया? 16,000। हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू ही मानेंगे ऐसा नहीं है, चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। सीधे देखिए, एनुअल रेंट 18,000। देखो यहाँ पर आया बहुत चीज है। एनुअल रेंट 18,000, फेयर रेंट 22,000 और म्युनिसिपल वैल्यू 15,000। स्टैंडर्ड रेट नहीं है ना। स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो जो अभी सिचुएशन बताया ना, 3 सिचुएशन, पहले इसका कंपेयर इससे करेंगे, तो इसमें और इसमें हायर कौन है? फिर इसका कंपेयर इससे करेंगे, लोअर। फिर करवा गया आपको। नहीं, हायर। स्टैंडर्ड रेट रहता तब हम लोअर देते। हायर। स्टैंडर्ड रेट नहीं है तो हायर लेंगे, तो क्या होगा? 22,500 आएगा, ठीक है। और म्युनिसिपल टैक्स कौन पेड किया है? घटाएंगे, तो 22,500 ये नहीं हो गया, समझे? डी देखिए, एनुअल रेट कितना है? 15,000। फेयर रेट, म्युनिसिपल टैक्स। 12,000। अब यहाँ दिमाग लगा पड़ेगा, ये टैक्स है 1200 और 40% इज पेड बाय। तो 1200 का 40% कितना होता है? 1200 का 480 होता है। एंड दीज टैक्स आर 5% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। और जो टैक्स है वो 5%, जो 1200 है कितना परसेंट म्युनिसिपल वैल्यू का है? 5% है। तो 1200 का 5% है तो फुल वैल्यू कितना होगा? 250। कैसे बात करते हैं? ये टैक्स है ना बेटा, ये 5% ही है, तो 100% निकाल लीजिए। नहीं समझे आप? सब कोई समझा? टोटल निकालना है, इसलिए टोटल वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू निकालना है। जैसे म्युनिसिपल टैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा समझिए। म्युनिसिपल टैक्स का फॉर्मूला बनेगा, म्युनिसिपल वैल्यू बनेगा ना इनटू टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, यही ना बनेगा म्युनिसिपल टैक्स का। हमको म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है कितना, 1200। और म्युनिसिपल वैल्यू पता नहीं है, इनटू टैक्स रेट कितना है? 5%। बाई, आप बताओ एमपी निकल जाएगा। 1200 गुने 100। बटा
निकालिए कितना आएगा। 24,000 आएगा। 24 की 2 40। 24,000। 24,000। कोई दिक्कत नहीं ना बेटा। ये क्या आया? एम भी आ गया। अब देखो चेक करो, एम भी 24 और फिर कितना कितना होगा? 18,000। हाइयर ना लेंगे चला। 24 और 18 में हाइयर कौन हुआ? 24,000। 24 ना होता है, 18 तो नहीं हाइयर होता है। 24 और 24 और 15 में सर उसमें भी 24 हाइयर लेंगे। 24 एवरेज नहीं 24, तो 24 हो गया यहाँ पे। और 24 का जीए भी हो गया। और म्युनिसिपल टैक्स कितना घटाएंगे? ये गलती कर दी है। 40%। 480। तो 400 से घटेगा कितना आएगा? 23,520। यस। देखिए आंसर है, बन गया। खाते हुए बना लीजिए। हो गया यहाँ पे। चलिए आगे क्लास और हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना। संडे। कल का मतलब होता है